अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनर्जेटिक्स, यूनिट नंबर 8 है और हम एक लेक्चर में इसको सारे के सारे चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में हम सारा कवर कर लेते हैं। इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा। एनर्जेटिक्स हीट चेंज के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें या तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं या बॉन्ड की आपके पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एक्स्ट्रा हीट जो हमारे पास है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं इन जनरल कि जो आपके पास ये वाला प्रोसेस होता है हीट एब्जॉर्ब वाला, ये प्रोसेस होता है एंडो। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है, ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको अगर हम समझें तो ये क्या है जी, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जो भी चीज़ हमारे पास क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, उस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टम का नाम दे देते हैं। और सिस्टम के अलावा, अदर देन सिस्टम, इसके अलावा जो भी चीज़ हमारे पास बाकी बचती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सराउंडिंग का नाम दे देते हैं। तो सिंपल, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। अदर देन सिस्टम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ लाइम स्टोन का, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन है। तो अब ये जो लाइम स्टोन और HCl है, ये हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, ये आपका सिस्टम है। और बाकी रिमेनिंग जो भी पोर्शन आपके पास बाकी का होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, सराउंडिंग का नाम दे देते हैं। और जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम नाम दे देते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। तो अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशन जो है वो देखी है, व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ सराउंडिंग एंड व्हाट इज़ बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, हम इसको डिस्कस करें। तो थर्मोकेमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो इसको अगर मैं सिंपली डिफ़ाइन करूं तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ हीट चेंज। अब हीट चेंज का मतलब क्या है कि आपके पास हीट जो है वो आपकी रिलीज़ भी हो सकती है और वो हीट आपके पास क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मतलब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हीट रिलीज़ भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इस चीज़ की जो स्टडी है इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। लाइक आपके पास कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो इस दौरान आपके पास हीट रिलीज़ हो जाती है। तो अब ये हीट अगर रिलीज़ हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी हम इसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब क्या होगा, इसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी। हीट हमारे पास ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज़ होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं, दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो रिएक्शंस आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाते हैं। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, अभी मैं डिफरेंस आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ सिस्टम एंड व्हाट इज़ सराउंडिंग। तो आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगे, उसमें हीट क्योंकि एब्जॉर्ब होनी है तो उसमें हीट जो है वो किससे, सराउंडिंग से सिस्टम में आने वाली है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है और इसमें सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। तो मुझे बताइएगा कि जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, और क्योंकि हीट सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। ये एमसीक्यू जाएगा आपको कि बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सराउंडिंग पे क्या पड़ेगा। और इसी तरह आपसे इसमें अगर पूछे तो इसमें आप बता देंगे क्योंकि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसके बाद अब अगर हम एग्जांपल्स कर लें तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जब फॉर्मेशन होती है तो इसमें हमारे पास हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह ये वाटर की फॉर्मेशन है, वाटर की फॉर्मेशन के दौरान हीट हमारे पास क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो हम ये कह देंगे ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एंडो की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और इस दौरान देखो हीट हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है NO बनता है, और इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये वाला रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो जाते हैं। कंबस्चन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फ्रीजिंग, ये क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन, ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लाइमस्टोन के डीकम्पोजिशन, CaCO3 को कहा जाता है लाइमस्टोन। अब कंबस्चन एक्चुअली क्या होती है, ये आपकी एक बर्निंग ही होती है। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्चन। तो बर्निंग के प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, तो आप कह सकते हैं बर्निंग का प्रोसेस जो है वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। फ्रीजिंग में भी आपके पास ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो सब्लिमेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, एक जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सब्लिमेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट होकर आपके पास किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये भी हमारा क्या होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस आपसे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन सा प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है और कौन सा प्रोसेस आपके पास एंडोथर्मिक हो सकता है। चले नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। मतलब क्या कि आपके पास इसके दौरान हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट रिलीज है तो वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सो। अगर हीट एब्जॉर्ब है तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। हाइड्रोजन का जब आयोडीन के साथ रिएक्शन हो जाता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है तो ये हमारा होगा एक्सो। इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है तो ये हमारे पास क्या होगा, एंडो। तो यही तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा
कि हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। इस जो डेल्टा एच को हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, ये हमारे पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी in addition to the average kinetic energy particle must have an effective collision is called as activation energy। अभी हम इसको सीखेंगे ये क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपके पास सबसे पहले मैं यहाँ से ग्राफ से आपको समझाता हूँ बात कि आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ये रिएक्टेंट से ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्ट करने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि ये आपके पास इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में अगर चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये क्लूजन हुआ है ना इन एटम पार्टिकल्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान, तो इस क्लूजन को हम नाम दे देते हैं इफ़ेक्टिव क्लूजन। तो यही हमने यहाँ डेफिनेशन में बात की है कि इसके लिए इफ़ेक्टिव क्लूजन का होना ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव क्लूजन वो होंगे कि ऐसे क्लूजन जिससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके कि वो आपके पास प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो ऐसे क्लूजन्स को कहा जाता है इफ़ेक्टिव क्लूजन। और इनइफेक्टिव क्लूजन्स क्या होंगे, जिसमें प्रोडक्ट नहीं बन सकता, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी कि वो इसको क्रॉस कर सके, वो एनर्जी बैरियर यहाँ तक ही नहीं पहुँच सकेंगे, यहाँ कोलाइड करने के बाद यहीं नीचे रह जाएंगे। तो ये कोलाइड तो किए लेकिन इतनी एनर्जी इनसे प्रोड्यूस नहीं हुई कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते। तो ये वाले जो क्लूजन्स हो गए इन्हें कहा जा सकता है ये हमारे इनइफेक्टिव क्लूजन्स होते हैं। अब रही बात व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये रिएक्टेंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक, रिएक्टेंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को कहा जाता है दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इसके दरमियान ये वाली जो वैल्यू, ये गैप जो आपको नज़र आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, ये वाला, ये आपके पास क्या होता है, डेल्टा एच होता है, इंथैल्पी चेंज होता है। तो क्योंकि ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो इसमें आपके पास जो इंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच, वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ हुई थी। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होती है उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके पास स्टेबल होते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा, तो ये आपके पास अनस्टेबल, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल है आपके पास A2, एक मॉलिक्यूल है B2, ये दोनों आपस में करेंगे कोलाइड और इनके कोलाइड करने से एक स्टेट हमारे पास बन जाती है जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, आपके पास इस स्टेट पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। तो इस पे क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, तो ये स्टेट हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये वाली आपके पास हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। उसके फ़ौरन बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इनके दरमियान नया बॉन्ड बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा AB और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा AB।
तो इस ग्राफ में जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया था आपको, ये हाईएस्ट पॉइंट टॉप पे, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, कि जहाँ पर पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड आपके पास बन रहा होता है। तो ये हमने ग्राफ के हवाले से डिस्कस कर लिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आपको डेफिनेशन का पता चला, इफ़ेक्टिव क्लूजन्स क्या होते हैं, इनइफेक्टिव क्लूजन्स क्या होते हैं, उसके हवाले से पता चला। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान का जो एनर्जी गैप है ये डेल्टा एच होता है। उसके बाद आपने ये बताया रिएक्शन में कि जब दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट, या इसको कह सकते हैं दैट speed a chemical reaction but remain chemically unchanged at the end of the reaction is called as catalyst। मतलब जो रिएक्शन में खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उस केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, तो उस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं, वो आपके पास कैटलिस्ट होती है, दैट स्पीड्स द केमिकल रिएक्शन। तो आपके पास अगर हम इसको समझें, ये मेरे पास एक ग्राफ है। अब यहाँ से जो ब्लैक वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जब कैटलिस्ट नहीं था तो आपको नज़र आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये जो पीक जो थी पहले, अब ये देखो छोटी सी पीक आपके पास रह जाती है। ये हमें क्या बता रही है कि कैटलिस्ट के ऐड होने से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास क्या क्या होते हैं, कि कैटलिस्ट का मेन काम जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला मेन काम जो कैटलिस्ट का होता है ना, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, रिएक्टेंट को पहले यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी वो यूटिलाइज़ कर देगा ना, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। लेकिन जब कैटलिस्ट आया, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो रिएक्टेंट फौरी तौर पर यहाँ पहुँच के प्रोडक्ट में चेंज आसानी से हो सकेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा काम ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ, कि पहले ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ उसने अडॉप्ट किया हुआ था, अब कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ जो है उसने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। और लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास क्या आ सकता है कि इसके मैकेनिज़्म को ही चेंज कर देता है, कि आपका रिएक्शन जिस तरीके से आसानी से और जल्दी हो जाता है उस तरह से रिएक्शन को लेकर चलता है कैटलिस्ट। तो बहुत इजी सा सिंपल सा टॉपिक था, कैटलिस्ट क्या होता है, उसके बाद फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या है। तो ये इसमें से की पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज़ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, ये एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। अब इसमें दो तरह की रेस्पायरेशन होती है, एक हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन होती है और एक हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो आपके पास जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी होती है। किस लिए नेसेसरी होती है, टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, किस केस में जी, एरोबिक रेस्पायरेशन में। तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो आपके पास डिकम्पोज होगा
और डिकम्पोज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो क्या है वो रिलीज़ कर देता है। लेकिन इसके बाद हम दूसरी बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज कोई ब्रेकडाउन जो हमने करवाई है वो विदाउट ऑक्सीजन करवा दी है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज आपके पास चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख लें, क्या होता है CH3CH, और इस कार्बन पर क्या आ जाता है OH आ जाता है। तो ये फार्मूला किसका होता है लैक्टिक एसिड का, और इसको कहा जा सकता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। और लास्ट पॉइंट इसमें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या होती है रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी MCQs आ जाता है कि किस रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी लेस रिलीज़ होती है। तो यहाँ तक हमारा एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर था वो होता है कंप्लीट। एक ही लेक्चर में आपकी आसानी के लिए मैंने सारे का सारा आपका ये समराइज़ कर दिया काम। अब इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी आपने, तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। इस लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि सबको आने से आने वाली वीडियोस जो है वो सब तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।